हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना में। मैं हूँ, ये आपका चैनल है और यहाँ पे अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। बाकी नहीं हो रही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही उस सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाएगा, आइदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। 3 रूल, कौन सी वर्ब किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी उसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आज उससे आगे की प्रोसेस हम देखेंगे, सीखेंगे और उसको जानने की कोशिश भी करेंगे। और उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होगा लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में। वीडियो के आगे चलकर हम एक जो बिना नोटिस किया हुआ सब्जेक्ट या टॉपिक है उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, जो जरूरी है, कंपलसरी है डिस्कस करना। तो चलिए पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर 4। चलिए, रूल नंबर 4 जो है वो ये कह रहा है कि ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस जैसा सब्जेक्ट वैसी उसके अंदर वर्ब यूज की जाएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब ये जो यहाँ पे आप वर्ड्स देख रहे हैं ये सारे उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएंगे। समझ रहे हैं ना? उस सेंटेंस में ये जो वर्ड है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। अब यदि ये सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब कौन सी आएगी इनके साथ में? वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब, या जिसे अपन कहें बहुवचन क्रिया। अब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। किस तरह से यूज होगा एग्जांपल से समझते हैं। ऑल द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल ब्लैंक स्पेस फुटबॉल। अब हमें ब्लैंक स्पेस में फिल करने के लिए 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, आइदर प्ले और प्लेज। लेकिन अभी अभी हमने ये रूल पढ़ा है कि ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू यदि किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस में वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। प्लूरल होगी तो यहाँ पे देखिए ऑल, ये वर्ड है ऑल, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो होगी कौन सी होगी? प्लूरल। पहला जो रूल हमने देखा था उसके अंदर हमने देखा कि जिस वर्ब के आगे एस और एस हो वो सिंगुलर और जिसके आगे नहीं हो वो प्लूरल। तो अब इन दोनों में से एस इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो सिंगुलर है और लिखनी हमें कौन सी है? प्लूरल है। तो प्लूरल कौन सी है ये? तो द करेक्ट आंसर इज प्ले। ऑल ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल प्ले फुटबॉल। इस विद्यालय की सभी लड़कियां फुटबॉल खेलती। तो सभी खेलती है, इसका मतलब मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल है। चलिए नेक्स्ट। अब इसके अंदर ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैनी है, मैनी वर्ड है और इसके साथ में हमने ये पढ़ा है कि कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन ये ही मैनी एक के साथ में हो, जैसे सब्जेक्ट क्या हो? मैनी ए, तो फिर वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। इस बात का आप विशेष स्पेशल ध्यान रखेंगे कि मैनी अकेला है तो वर्ब आएगी प्लूरल, और यदि मैनी ए है तो फिर वर्ब आएगी सिंगुलर। उदाहरण देखिए, मैनी ए वुमन अरेस्टेड। बहुत सारी महिला गिरफ्तार हुई थी। अब इनमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? वोज, और वर्ब में से वोज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वोज। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैनी ए यदि अकेला आता है तो फिर वर्ब हो जाएगी प्लूरल, और मैनी ए आता है तो फिर वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। ठीक। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि किसी सेंटेंस के अंदर यदि मच सब्जेक्ट हो तो फिर उस सेंटेंस में वर्ब जो है वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर का मतलब एक वचन क्रिया। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब या एक वचन क्रिया आएगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मच टी ब्लैंक स्पेस सोल्ड टुडे। तो मच आ गया इसमें, तो इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? वोज, और वर्ब में से वोज, क्योंकि ये टी जो है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर यूनिट के रूप में काउंट की जा रही है, तो वो जो है वो वर्ब जो है वो भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। रूल नंबर 5 से आगे कौन से रूल हैं देख लेते हैं। लेट्स मूव। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 6। यदि किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट ईच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नोबडी, वन ऑफ द। ध्यान से देख लीजिए इन शब्दों को।
ईच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नोबडी, वन ऑफ द। यदि इनमें से कोई सा भी वर्ड जो है एज ए सब्जेक्ट उस सेंटेंस में वर्क कर रहा है तो जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब, एक वचन क्रिया होगी। सब्जेक्ट जो है वो ईच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नोबडी, वन ऑफ द। इनके साथ में अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं जैसे ईच मैन, ईच वुमेन, ईच बॉय, ईच गर्ल। लेकिन यदि इनमें से कोई सा वर्ड उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है तो फिर जो वर्ब उस सेंटेंस में यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब ही होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ईच मैन एंड ईच वुमेन डांसिंग, और आपको जो वर्ब यूज करनी है वो इन दोनों में से एक करनी। देखिए यहां भी ईच है, यहां भी ईच है। एक दूसरा जो इसका एंगल है वो आप देख सकते हैं, मैन इसका प्लूरल क्या होता है? एमियन। वुमेन इसका प्लूरल भी क्या होता है? WMEN। मतलब यहाँ पे ये सिंगुलर ही है, यहाँ पे ये क्या है? सिंगुलर ही यूज हुए हैं, प्लूरल नहीं यूज हुए हैं। तो प्लूरल नहीं यूज हुए हैं तो फिर वर्ब कैसे प्लूरल आ सकती है? कैसे कैसे प्लूरल आ सकती है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। इस बात को आप चिपका लीजिए अच्छे से माइंड में। तो ईच इसके अंदर आया है सेंटेंस के अंदर, तो जो हमारी वर्ब होने वाली है वो सिंगुलर होगी, और इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब जो है वो है वोज, तो हमने यहाँ पे यूज कर दिया है वोज। दूसरा इसका एक देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, और हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन जो है वो एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब जो है वो कैसी आती है? प्लूरल आती है। लेकिन वो रूल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो आप कहीं एंड को देखकर इसमें प्लूरल वर्ब का यूज कर दें, ऐसा नहीं है। यदि यहाँ पे ईच है, मैन एंड वुमेन आता, केवल ओनली मैन एंड वुमेन आता तो फिर प्लूरल वर्ब यूज होती, लेकिन ईच उसके साथ में है तो वो हमें फोर्स कर रहा है कि हम कौन सी वर्ब यूज करें? सिंगुलर वर्ब यूज करें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, नन ऑफ द बॉयज ब्लैंक स्पेस कुकिंग फूड। अब यहाँ पे आप इसको देखकर वर्ब का यूज करेंगे तो आप प्लूरल लिखेंगे, क्योंकि बॉयज प्लूरल है बॉय का। तो यदि इसको देखकर आप यूज कर रहे हैं वर्ब का तो आपकी वर्ब प्लूरल ही होने वाली है। लेकिन यदि आप फिर यहां देखेंगे नन, तो फिर आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और इन दोनों में से सिंगुलर कौन सी है? इज और आर में से इज। तो इसके अकॉर्डिंग यूज करने से पहले आप एक नजर, एक दृष्टि इधर भी डाल लें कि उससे पहले वर्ड कौन सा लिखा हुआ है। नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई भी नहीं, मतलब एक सिंगल लड़का भी नहीं खाना नहीं पका रहा है। क्यों पकाया? पकाना ही नहीं आता, तो कैसे पकाया? नहीं आता है ना। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब होने वाली है वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। रूल नंबर 7, यहाँ पे आपने देखा नाइदर, आइदर, ये वर्ड भी लिखे हुए हैं, इसी से रिलेटेड ये है। यदि कोई सेंटेंस नाइदर नोर से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें अकेला नाइदर है, उसमें नोर नहीं है। यहाँ पे नाइदर नोर से जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है उसमें जो वर्ब हम यूज करेंगे सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा नोर जो है, एक जो सब्जेक्ट है वो नाइदर के साथ में होगा, एक सब्जेक्ट नोर के साथ में होगा, तो हमारी वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जो नोर के बाद यूज किया गया है या उस सेंटेंस में लिखा गया है। समझ में आई बात? आइदर के बाद में, सॉरी, नाइदर के बाद में और नोर के बाद में जो दो सब्जेक्ट है उनमें से वर्ब जो है वो नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। देखिए, नाइदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर ब्लैंक स्पेस सिंगिंग इन द क्लास, और वर और वोज में से हमें एक वर्ब लिखनी है। तो हमारी वर्ब कौन सी होने वाली है? नाइदर द स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, द स्टूडेंट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, नोर के बाद में लिखा हुआ है द टीचर, तो जो हमारी वर्ब होगी वो इस नोर के जस्ट बाद में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगी। और टीचर जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होने वाली है? सिंगुलर ही होने वाली है। और वर और वोज में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? वोज है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे वोज। तो नाइदर नोर से जो जुड़ने वाले सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब हमेशा नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती। क्लियर? समझ गए? नहीं समझे तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, नाइदर नोर से जुड़े हुए सेंटेंसेज में वर्ब जो है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है जो सब्जेक्ट नोर के बाद में यूज हुआ है।
नोट से पहले वाले या नाइदर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं यूज होती। तो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में बस यहीं तक की। रूल नंबर 7 के बाद के जो रूल हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं हम हमारे उस स्पेशल टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। चलिए, अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो होने वाला है अर्थ के बारे में। पृथ्वी, धरती, अर्थ। अभी जो 22 अप्रैल गई है, तो डेट गई है 22 अप्रैल, इसको अर्थ डे था, पृथ्वी दिवस। लेकिन उसी दिन परशुराम जयंती, उसी दिन ईद, उसी दिन अक्षय तृतीया, तो फिर इसको कौन याद रखता? को किसी ने याद नहीं रखा है, उसने भी बस एज ए फॉर्मलिटी काम चला लिया। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से हम देखें तो जिस चीज पे ये जो सारी सेलिब्रेशन, सारे फेस्टिवल्स, इवन हमारा एग्जिस्टेंस भी जो है वो जिस चीज पे टिका हुआ है वो है ये। और हमें सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो इसकी हेल्थ पे देना चाहिए, जिससे कि हम भी और नेक्स्ट जनरेशन्स भी यहाँ पे सरवाइव कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और इवन एक पूरे साल में एक दिन इसके लिए बनाया गया था, उस दिन भी हम इसके बारे में नहीं सोच रहे। तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसकी हेल्थ जो है वो बहुत खराब है इस समय, और धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द अनमाइंडेड माइनिंग, बहुत सारे रीजन हैं उसके अंदर, अनप्लान डेवलपमेंट, मतलब जितने रीजन्स गिनाए जा सके और उतने ही कम है। और सबसे बड़ा रीजन हम खुद हैं, ह्यूमंस। क्योंकि हमारा ही ग्रह, हमारा ही प्लेनेट, हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ही यूज के लिए ये ग्रह या प्लेनेट है, लेकिन फिर भी हम नहीं ध्यान दे रहे। और ये जानते हुए भी कि इसी के ऊपर हमारा एग्जिस्टेंस, अस्तित्व टिका हुआ है। इसकी हेल्थ ठीक होगी तो हमारी भी हेल्थ ठीक रहेगी, अदरवाइज सब कुछ खत्म। जब डायनासोर नहीं रहे तो हम लगते ही क्या हैं। चलिए, तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बहुत सारी अच्छी चीजें गॉड ने, भगवान ने हमें यहाँ पे अर्थ पे दी हैं। ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, सुंदर बहती हुई नदियां हैं, बड़े बड़े ओशियंस हैं, जंगल हैं बहुत घने हरे, और उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर वाइल्ड क्रीचर्स हैं। बहुत सारी चीजें हमें दी गई हैं और हम उनका यूज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो यूज करने का तरीका है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण से जो पूरा का पूरा अर्थ बैलेंस है, पृथ्वी की जो संतुलन है वो पूरा का पूरा बिगड़ गया है। और उसी का रिजल्ट है कि क्लाइमेट जो है वो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ पे हो नहीं रही है, और जहाँ पे नहीं होनी चाहिए किसी सर्टेन टाइम पीरियड में वहाँ पे हो रही। तो ये सारे क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं वो केवल और केवल इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने जो इकोलॉजिकल बैलेंस था उसको डिस्टर्ब कर दिया है। और डिस्टर्ब करने का ही ये रिजल्ट है कि कभी अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है, कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं पे अकाल पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमें करना क्या है? हमें पहले जानना है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। हम ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो गेंद के समान गोल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी 4 इसकी लेयर्स हैं। ऊपरी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है, जिसमें रेत मिट्टी वगैरह सब कुछ है। सबसे ऊपर वाली जो ये लेयर है अर्थ की वो क्रस्ट कहलाती है, और इसकी जो मोटाई है वो 8 से 40 किलोमीटर तक है। अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है वो अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है वहां तक डिग नहीं कर सका है, या वहां तक पहुंच भी नहीं पाया है। ज्यादा से ज्यादा हम कितने अंदर तक गए हैं? 8 किलोमीटर, सरफेस से 8 किलोमीटर इनसाइड इनटू द अर्थ। और ये जो फर्स्ट इसका लेयर है उसकी जो गहराई है, उसकी जो डीपनेस है या उसकी जो मोटाई है वो 8 से 40 किलोमीटर तक अज्यूम की गई है। किसी ने अंदर जाके तो देखा ही नहीं है, अज्यूम की गई। और जो सबसे ज्यादा गहरी खान है, डीपेस्ट जो माइन है वो 3 किलोमीटर की,
मतलब हमने पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा कितनी गहराई तक खोद दिया है? 3 किलोमीटर तक। तो ये ऊपर वाली जो लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है। 8 से 40 किलोमीटर इसकी मोटाई। इसके अंदर जो सेकंड लेयर है इसकी, वो मेटल कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटल कहलाती है। और ये जो मेटल है इसकी मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। दूसरी जो लेयर है वो क्या है? 2900 किलोमीटर मोटी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसकी लेयर है वो है आउटर कोर, और इसकी मोटाई लगभग 2250 किलोमीटर। अब ये जो अंदर वाला बच गया, लास्ट 1 2 3 और 4, अंदर वाला जो पार्ट बच गया वो कहलाता है इनर कोर। आपने नोटिस किया होगा कि मैं सब कुछ हिंदी में लिख रहा हूँ, और वो इसलिए लिख रहा हूँ कि हर व्यक्ति को ये चीजें समझ में आए, क्योंकि हर व्यक्ति को ये चीजें समझना जरूरी है। क्योंकि यदि पृथ्वी को सेव रखना है हमारे लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो इन चीजों को जानना जरूरी है। ये जाने या नहीं जाने भले ही, लेकिन हमें इसका जो हेल्थ है अर्थ का, उसको ठीक करना ही होगा, अदरवाइज सब कुछ डिस्ट्रॉय, टोटल कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो इनर कोर है ये लगभग 1300 किलोमीटर इसकी मोटाई। अब इन सभी अपन ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको जोड़ें, और ये जो इसका सेंटर है अर्थ का, इस सरफेस से इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको मेजर करें तो लगभग 6400 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक का। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी जो साइज है या इसका जो आकार है अर्थ का, वो गोल है गेंद की तरह, लेकिन लोग यहाँ भी रह रहे हैं, 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 यहाँ भी है, हर तरफ है, पानी भी है हर तरफ, लेकिन वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? तो ये जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, वो सभी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, और जिस फोर्स से खींच रहा है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बल से ये सारी चीजें इस धरती से चिपकी हुई, और ऐसा जो फोर्स है वो जो भी साइंटिस्ट ने जिन जिन प्लैनेट्स को या जो नेचुरल सैटेलाइट्स है उनको खोजा है, उनको जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक पता चली है उसके अकॉर्डिंग ये हर जगह उस प्लेनेट के चारों ओर या जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनके आसपास पाया ही जाता है। आपको याद होगा भारत का जो चंद्रयान 2 था, जो लास्ट मोमेंट पे जाके एकदम से वो उसकी मून की सरफेस पे गिरा और उसका जो कनेक्शन था वो अर्थ से टूट गया, वो उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से उसकी स्पीड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और वो नियंत्रण में नहीं होने की वजह से नीचे तेजी से गिरा और टूट गया, कनेक्शन कट हो गया। तो ये सभी में होता है, और ये जो है वो ही रेस्पॉन्सिबल है हर चीज को पृथ्वी पर रखने के लिए। 71% जो अर्थ के पार्ट हैं वो वहां पे क्या है? जल है या पानी है। और इसी कारण से जब आप ऊपर स्पेस में या फिर हवाई जहाज में या जहां से भी पृथ्वी को देखेंगे, उसका कलर जो है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ब्लू, क्योंकि इतने पार्ट पर पानी है। दोनों जो इसके पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ध्रुव जिन्हें कहते हैं, उन पे क्या जमी हुई है बर्फ, तो उधर से ये व्हाइट व्हाइट सा दिखता है अर्थ के पार्ट जो है वो। ठीक है, 29% इतने भाग पर भूमि है, मतलब जमीन है। और क्योंकि जमीन में से रेत वेत उड़ती रहती है, तो जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखता है, धुंधला दिखाई देता है। आकाश से जब देखते हैं तो पृथ्वी का कलर जो है वो ब्लू दिखता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने खोजे हैं यूनिवर्स में, उन सभी प्लेनेट या जो नेचुरल सैटेलाइट या उपग्रह हैं, उनमें से एकमात्र ऐसा प्लेनेट जिसपे लाइफ है वो केवल अर्थ है। अब यदि यहां भी नहीं रखेंगे अपन तो फिर जाएंगे कहां? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है
कितने परसेंट पे भूमि है, कितने परसेंट पे पानी है या जल है, क्यों नीला दिखाई देता है, कौन सी जो लेयर है अर्थ की उसकी मोटाई कितनी है, क्या है। टेम्परेचर जो है यहाँ का सेंटर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड इतना होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। 5500 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर जो है वो इस इनर पार्ट का है, इनर कोर जो है इसका है। तो यहाँ पे लगभग हर चीज जो भी पाई जाती है, एक तो इसमें सॉलिड आयरन होता है, ठोस लोहा होता है, वो सारी चीजें लिक्विडाइज हो जाती हैं, लिक्विड स्टेट में या अवस्था में रहती हैं। गैसें भी बनती हैं यहाँ पे, और वही गैसें जब चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर निकलकर एकदम से बाहर निकलती हैं तो क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक जो है वो ऊपर की जो लेयर्स में जो प्लेट्स हैं उनके टकराने से भी होता है। बहुत सारे उसके रीजन्स हैं, लेकिन एक ये भी रीजन है कि जो गैसें यहाँ पे बन रही हैं उस हाई टेम्परेचर के कारण से वो भी बाहर तो निकलना ही चाहती हैं, और जहाँ पे वीक रॉक्स होंगी उधर को उनको तोड़ ताड़ के वो जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर अर्थ डांस करेगी, नृत्य करेगी, और उसका नृत्य हमें महंगा पड़ता है। अर्थ का डांस जो है वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट का रीजन नहीं है, उसका इश्यू नहीं है, हमारे लिए फिर सफर का इश्यू। सफर करते हैं, जैसे कि टर्की में अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अर्थ जो है इसकी उत्पत्ति है, इसका जो जन्म है वो लगभग ऐसा माना जाता है कि 4.54 अरब 4.54 अरब साल पहले हुआ था। अर्थ के चारों ओर एक एनवायरमेंट है, वातावरण है, वायुमंडल है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं। मेन जो गैस है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन जो ज्यादातर हिस्सा है वो किसका है, नाइट्रोजन का है सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आप जानते हैं हमारे लिए रेस्पायरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो वो भी सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन। जब जहां तक कि इसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसकी बात है, एनवायरनमेंट की जो गैसेज है उसके अंदर एक लेयर है, वायुमंडल या जो एनवायरनमेंट है उसकी भी अलग अलग लेयर्स हैं। उसमें एक ओजोन लेयर बनी हुई है, उसके अंदर ओजोन गैस है, और वो ओजोन गैस जो सनलाइट है उसके अंदर आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, उनसे हमें सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है। मतलब हर चीज का मैनेजमेंट किया हुआ है नेचर में। अब मान लीजिए वो लेयर नहीं होती तो फिर, लेकिन अब वो जो पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से उस ओजोन लेयर में होल हो रखा है ऑस्ट्रेलिया जितना। अब धीरे धीरे वो ऐसा कह तो रहे हैं कि भर रहा है, लेकिन वो कब भरेगा क्या होगा। लेकिन वो जो होल है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया, हमारे ही द्वारा जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ है उससे क्रिएट हुआ वो होल, और फिर उससे दिक्कत भी हमें ही होने वाली। तो वो जो ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। जो उल्कापिंड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं जो धरती की तरफ गिरते हैं, उससे भी हमें ये जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वो एंटर करता है जलना शुरू हो जाता है, या तो पूरा हवा में ही जल जाता है या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्लास्ट हो जाता है, टूट जाता है, और ज्यादा डैमेज नहीं करता। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अर्थ के बारे में, और ये फैक्ट्स आपको इसलिए बताए गए हैं क्योंकि अर्थ जो है वो हमारा प्लेनेट है, हम यहीं रहते हैं, और हमारे प्लेनेट को सेव रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पोल्यूशन को कम से कम करें, और जितना ज़्यादा हम ध्यान अर्थ का रखेंगे अर्थ हमारा ध्यान उतना ही ज़्यादा रखेगी। हमें केवल ये नहीं सोचना है कि हम हमारी जो लाइफ है वो तो कैसे ना कैसे, चाहे से वो पोल्यूशन कितना भी बढ़ जाए या ओजोन लेयर में कितना भी बड़ा होल हो जाए, हमारी लाइफ तो कट ही जाएगी। आगे की जनरेशन्स के लिए भी हमें सेफ रखना है। तो पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ठीक है, पानी को बचाएं, पानी का अननेसेसरी यूज नहीं करें, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का अननेसेसरी यूज नहीं करें, चाहे वो कोई सा भी नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन हो, उसका जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही यूज करें। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा, और आई होप आपने ये सभी बातें ध्यान से सुनी भी होंगी और आप इनको अप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन और कुछ नए और फैक्ट्स के साथ में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।